नमस्कार, आप हैं IVN 7 के साथ। आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आइए एक नजर डालते हैं देश भर की 100 खबरों पर। बिहार समेत देश के कई हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जा रहा है बड़ी धूमधाम से। आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही छठ का महापर्व समाप्त हो जाएगा। आज की जाने वाली समापन की रीति को पारणा कहा जाता है। आज व्रती महिलाएं और पुरुष उगते हुए सूरज को नदी या सरोवरों की घाट से प्रसाद के साथ अर्घ्य चढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तड़के सुबह व्रत रखने वालों ने मिट्टी के हाथों से गन्ने के गुच्छों के साथ सजाया और फिर उसमें चारों ओर दीप जलाकर पूजा की और फिर उसे पानी में विसर्जित किया। लालू यादव के घर में भी उनकी पत्नी राबड़ी देवी सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन कर रही हैं। लालू यादव ने सभी को छठ की बधाई देते हुए कहा कि छठ मैया सबको नई ऊंचाइयां दें। बिहार के साथ साथ दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मुंबई और दूसरे राज्यों में भी नदी सरोवरों पर सूर्य के निकलने से पहले ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। यहाँ भी लोगों ने श्रद्धा भाव के साथ सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का समापन किया। विश्व हिंदू परिषद के नेता अशोक सिंघल का कल शाम 4 बजे दिल्ली के निगमबोध घाट पर कल शाम उनका निधन हुआ था और उसके बाद आज शाम 4 बजे दिल्ली के निगमबोध घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 89 साल के सिंघल का निधन मंगलवार को गुड़गांव के मेदांता अस्पताल में हुआ था। दिवंगत अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर को आरएसएस के दिल्ली के दफ्तर में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। आज दोपहर 3 बजे तक उनके अंतिम दर्शन किए जा सकते हैं। अशोक सिंघल 20 साल से भी अधिक समय तक विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष रहे। आज से दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है, जिसमें जन लोकपाल बिल को पेश किए जाने की उम्मीद है। सत्र से पहले होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। हालांकि केजरीवाल सरकार ने अभी तक बिल को मंजूरी के लिए एलजी के पास नहीं भेजा है। दिल्ली विधानसभा में पेश करने से पहले इसे एलजी के जरिए केंद्रीय गृह मंत्रालय की मंजूरी मिलना जरूरी है। पिछली बार बिना केंद्र सरकार की इजाजत के ही दिल्ली सरकार ने इसे विधानसभा में पेश कर दिया था। बुधवार से शुरू हो रहे दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र में स्कूल एजुकेशन संशोधन बिल भी लाया जाएगा। बिल के मुताबिक अगर कोई भी स्कूल किसी भी तरह की कैपिटेशन फीस लगाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। बिल में 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। वहीं नर्सरी एडमिशन में किसी बच्चे या पेरेंट्स का इंटरव्यू लेने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। आज 75 शहरों में मुसलमान आतंकवाद के खिलाफ मार्च निकालेंगे। जमीयत उलेमा ए हिंद ने इस मार्च का आह्वान किया है। मार्च को अब तक 75 शहरों में मंजूरी मिल चुकी है। संगठन के महासचिव मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि इस्लाम का नाम लेकर मासूमों को मारना इस्लाम नहीं है। महमूद मदनी ने कहा कि मुसलमानों के लिए भारत से बेहतर कोई देश नहीं है और भारत में आतंकी संगठन आईसिस पैर नहीं पसार सकता। आजम खान ने आतंकवाद पर बराक ओबामा के बयान को अफसोसजनक करार देते हुए कहा कि दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। आजम खान ने कहा कि ओबामा का बयान मानवीय विचारों के खिलाफ है और ऐसा कर वो दुनिया को जंग के रास्ते पर ले जा रहे हैं। ओबामा ने सोमवार को कहा था कि मुसलमानों को आईएस के खिलाफ जितनी मजबूती से आवाज उठानी चाहिए वो नहीं उठा रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर माना है कि आईएस का खतरा भारत में भी बढ़ रहा है। गृह मंत्रालय के मुताबिक आईसिस के युवाओं को यहाँ पे भटकाने की पूरी कोशिश है और यहाँ पे एक बड़ा गुट इसके लिए काम कर रहा है और इसमें सफल भी है। आईसिस भारत में सक्रिय आतंकी गुटों की मदद ले रहा है। भारत में आतंकी हमले को अंजाम भी दे सकता है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को अलर्ट जारी किया है। गृह मंत्रालय ने फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रेलिया, तुर्की और इजराइल जैसे देशों में भारतीय दूतावासों की सुरक्षा बढ़ाने को कहा। आतंकी संगठन आईसिस को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये एक वैश्विक खतरा है और भारत इस पर सजग है और जल्द ही आंतरिक सुरक्षा पर मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन भी बुलाया जाएगा। एक पाकिस्तानी चैनल के कार्यक्रम में मणिशंकर अय्यर ने विवादित बयान दिया। मणिशंकर ने कहा कि मोदी को हटाइए तभी भारत पाकिस्तान की बातचीत शुरू हो पाएगी। मणिशंकर अय्यर के बयान पर बीजेपी का कहना है कि इस तरह के बयान कांग्रेस की मानसिकता को दिखाते हैं। बवाल बढ़ता देख कांग्रेस ने इसको मणिशंकर अय्यर का निजी बयान करार दिया तो वहीं मणिशंकर अय्यर ने कहा कि उनको मिसकोट किया गया है। संसद के शीतकालीन सत्र के लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। इसी पर चर्चा के लिए एनडीए की बैठक बुलाई गई है। पहले ये बैठक आज होने वाली थी, लेकिन अब 22 नवंबर को ये बैठक होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस दौरान जीएसटी बिल पर चर्चा की जाएगी। शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। मुंबई के शिवाजी पार्क में राज्य के कोने कोने से शिव सैनिक पहुंचे। इस मौके पर पहली बार शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री फडणवीस सार्वजनिक रूप से एक साथ सामने आए और मीडिया को संबोधित किया। महाराष्ट्र सरकार ने शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का स्मारक बनाने का फैसला किया। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बाला साहेब की पुण्यतिथि पर यह घोषणा की। फडणवीस ने कहा कि बाला साहेब का स्मारक दादर के शिवाजी पार्क स्थित मुंबई के मेयर के बंगले में बनाया जाएगा।
शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि बाल ठाकरे के विचार और उनके कार्य को स्मारक के जरिए लोगों को दिखाएंगे। वहीं महाराष्ट्र सरकार की घोषणा से नाखुश राज ठाकरे ने कहा कि वहां स्मारक बना तो वो जगह अप्रत्यक्ष रूप से शिवसेना की हो जाएगी। इस मामले पर उन्होंने सीएम से मुलाकात की बात कही है। लश्कर आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए घायल हुए कर्नल संतोष महादिक को आज श्रीनगर में श्रद्धांजलि दी जाएगी। उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए सेना प्रमुख भी वहां पर होंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में घायल होने के बाद कर्नल संतोष ने मंगलवार को दम तोड़ा। वह 41 राष्ट्रीय राइफल के कमांडिंग ऑफिसर थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान सोमवार रात उनकी टीम पर आतंकियों ने हमला बोला। तभी से मुठभेड़ जारी थी। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। सूत्र कहते हैं कि 7वां केंद्रीय वेतन आयोग 20 नवंबर को अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप सकता है। सरकार जनवरी 2016 से 7वें वेतन आयोग लागू करने जा रही है। ऐसी उम्मीद है कि कर्मचारियों का वेतन 15% बढ़ सकता है। नए वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के 46 लाख कर्मचारियों और 55 लाख पेंशन भागियों को यहां पर फायदा होगा। रेलवे ने स्टेशनों पर से भीड़ कम करने के लिए न्यूनतम रेल किराया 5 रुपए से बढ़ाकर 10 रुपए कर दिया है। नया किराया 20 नवंबर से लागू होगा। दरअसल प्लेटफॉर्म टिकट 10 रुपए करने के बाद भी भीड़ नहीं घट रही थी और लोग 5 रुपए का रेल का टिकट लेने के यहाँ पे ले लिया करते थे, इसलिए ये कदम उठाया गया है। तमिलनाडु में भारी बारिश से थोड़ी राहत मिली है। बीती रात से बारिश नहीं हुई है। राज्य में एनडीआरएफ समेत दूसरी एजेंसियों के जवान राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। तमिलनाडु में पिछले एक हफ्ते में भारी बारिश हो रही थी, जिससे 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मैगी को टक्कर देने के लिए अपना नूडल्स बाजार में उतारने के बाद अब बाबा रामदेव नाइकी और एडिडास को टक्कर देने का मूड बना रहे हैं। खबरों के मुताबिक जल्द ही वो योगावीर लॉन्च करने जा रहे हैं। योगावीर की खासियत ये होगी कि ये खादी से बना होगा। इतना ही नहीं, रामदेव की तैयारी अब हॉर्लिक्स और बॉर्नवीटा जैसे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करने की है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में बदमाशों ने मेयर अनुराधा पर फायरिंग कर उनकी हत्या कर दी। अनुराधा और उनके पति मोहन पर सुबह के वक्त 3 अज्ञात बदमाशों ने हमला किया। हमले में उनके पति भी गंभीर रूप से घायल हुए। उन्हें तमिलनाडु के वेल्लोर सीएमसी अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस को आशंका है कि पुरानी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। नोएडा में दिल्ली पुलिस के एसीपी के सुसाइड मामले में शुरुआती जांच में पता चला है कि घरेलू कलह के चलते अमित सिंह ने खुद को गोली मारी। पुलिस के मुताबिक अमित की पत्नी से अनबन हुई थी। अनबन के दौरान अमित दूसरे कमरे में चले गए और दरवाजा बंद करके खुद को गोली मार दी। दरवाजा खोलने के लिए पड़ोसियों को बुलाया। दरवाजा टूटने पर खून से लथपथ अमित जमीन पर पड़े थे। घबराई हुई सरिता लोगों से नजरें बचाकर अपनी बालकनी में पहुंची और वहां से छलांग लगा दी। 2015 में ही अमित की शादी डेंटल सर्जन सरिता से हुई थी। पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि सरिता दोबारा नौकरी करना चाहती थी, लेकिन अमित चाहते थे कि वो घर संभाले। इसे लेकर दोनों में अनबन होती रहती थी। मुंबई पुलिस ने इवेंट मैनेजमेंट के नाम पर सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया। आरोप है कि दोनों लड़कियों ने अपनी कंपनी में काम करने वाली नाबालिग लड़की को फिल्मों में काम दिलाने का झांसा दिया और डायरेक्टर से मिलवाने की बात कहकर लड़की को अहमदाबाद के एक होटल में ले गई। होटल में लड़की को अकेला छोड़कर चली गई। इसके बाद वहां पहुंचे 3 लोगों ने लड़की के सॉफ्ट ड्रिंक में बेहोशी की दवा मिलाकर बारी बारी से बलात्कार किया। आरोप ये भी है कि लड़की का अश्लील वीडियो भी बनाया गया है और वीडियो के आधार पर उसे ब्लैकमेल कर जिस्म फरोशी के काम में धकेलने की कोशिश की गई। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। 84 के सिख दंगों में सीबीआई ने यू टर्न लेते हुए अदालत में कहा कि वो मामले की फिर से जांच करने को तैयार है। सिख दंगा पीड़ित लखविंदर कौर ने कहा था कि वो कुछ गवाहों का पता सीबीआई के साथ साझा कर सकती है, जिसके बाद सीबीआई का ये रुख सामने आया। सीबीआई ने कोर्ट में कहा कि वो पुलबंगश दंगा मामले की जांच करने को तैयार है। मामले में टाइटलर पर लोगों को भड़काकर 3 लोगों की हत्या कराने का आरोप है। इससे पहले सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल करते हुए आगे की जांच को गैर जरूरी बताया था। मंगलवार को जज के छुट्टी पर होने के चलते अब 4 दिसंबर को सुनवाई है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी आज वृंदावन के श्री राधा रमन मंदिर में चैतन्य महाप्रभु की 500वीं जयंती उत्सव का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर सुबह करीब 11 बजे पहुंचेगा। परमेश्वरी देवी धानुका विद्यालय में राष्ट्रपति के संबोधन का कार्यक्रम भी है। राष्ट्रपति के कार्यक्रम को देखते हुए बाहर से आने वाले लोगों के लिए वृंदावन में प्रवेश वर्जित है। राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए करीब 3000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। ओएनजीसी में काम करने वाले अहमदाबाद के एडी नायक इंजीनियर भ्रष्टाचार के विरोध का बेहद अनोखा ढंग चुना है। वो विरोध में बिना शर्ट के घूमते हैं। नायक ने एयूडीए यानी कि अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी में भ्रष्टाचार के खिलाफ गांधीगिरी का ये तरीका अपनाया, जिसके चलते उनकी अलग पहचान बन गई है। एयूडीए पर साल 2000 में शहरी विकास के लिए जमीन अधिग्रहण में धांधली का आरोप लगा।
जिस पर नायक सीएम से लेकर पीएम तक सबको खत लिख चुके हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला। कश्मीर में एग्जामिनेशन बोर्ड की चूक ने एक छात्र की जान ले ली। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज के इंजीनियरिंग के छात्र अदनान को फिजिक्स में फेल दिखाया गया, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन जब पेपर्स की रीचेकिंग कराई गई तो छात्र सिर्फ पास पाया गया नहीं, बल्कि टॉपर लिस्ट में उसका नाम निकला। संयोग की बात यह रही कि अदनान के पिता खुद जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में जोनल शिक्षा अधिकारी हैं। अदनान को जब अपना रिजल्ट पता चला तो उसने झेलम नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। ग्लेशियरों के पिघलने से हिमाचल प्रदेश के चिनाब बेसिन में करीब 66 नई झीलें बन गई हैं, जिससे कई जिलों पर तबाही का खतरा मंडराने लगा है। चिनाब बेसिन पर पहले से ही 50 झीलें थीं, अब उनकी संख्या बढ़कर 116 है। दरअसल ग्लोबल वार्मिंग के चलते ये ग्लेशियर पिघलने लगे हैं और उनसे निकलने वाला जो पानी है वो अलग अलग जगहों पर झीलें बन चुका है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पानी बढ़ने पर अगर इन झीलों के किनारे टूट गए हैं तो यहाँ पर निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जरूर बन सकती है। हरियाणा के पलवल में एक महिला पर एक शख्स को ब्लैकमेल करने का आरोप लगा है। आरोप है कि उसने एक शख्स के साथ जबरन संबंध बनाया और वहां पे छिपे साथियों के जरिए उसका एमएमएस भी बनाया। महिला ने पीड़ित को वीडियो नेट पर डालने और दुष्कर्म का आरोप लगाने की धमकी देकर 2 लाख रुपए वसूल लिए। इस मामले में 3 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें से एक पुलिस वाला भी है। पंजाब हरियाणा के गेस्ट टीचर्स की पुण्य नियुक्तियों के रास्ते अब खुल चुके हैं। इस बाबत पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है। हरियाणा सरकार ने नियमित भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक गेस्ट टीचर्स को पुनः नियुक्त किए जाने की मांग की थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब 1 हफ्ते के भीतर जून में बर्खास्त किए गए 3,581 गेस्ट टीचर्स को वापस बुलाया जाएगा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में कुछ शरारती तत्वों ने यूको बैंक के एक एटीएम में आग लगा दी। आग से पूरा का पूरा एटीएम जलकर खाक हो गया। घटना विक्रम विश्वविद्यालय परिसर में लगे एटीएम की है। आग में तकरीबन 8 लाख रुपए जलकर खाक हो चुके हैं। अज्ञात शरारती तत्वों ने पहले एटीएम में पेट्रोल छिड़का और फिर आग लगाई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में रहने वाली प्रीति के पेट के ऑपरेशन में 2.5 किलो का बालों का गुच्छा निकला है। दरअसल उसे बचपन से बाल खाने की अजीब आदत थी। 16 साल की प्रीति का जब रह कर पेट दर्द करने लगा तो उसकी जांच की गई, जिसमें पेट में कुछ नजर आया। ऑपरेशन करने पर बाल का गुच्छा निकला। राजस्थान के धौलपुर में एक युवक ने 2 सगी बहनों पर तेजाब फेंका, जिससे दोनों बहनें गंभीर रूप से झुलस गई हैं। पति से झगड़ा होने पर राधा अपने घर वापस गई। इस बीच उसके पति के रिश्तेदार बाबू ने उसके आगे शादी का प्रस्ताव भी रखा और मना करने पर उस पर एसिड फेंक दिया। 30 सालों से चल रहे नर्मदा बचाओ आंदोलन को लेकर पहली बार 3 राज्यों के रिटायर्ड हाईकोर्ट जजों ने रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में मध्य प्रदेश शासन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई बढ़ाए जाने से नदी किनारे बसे कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। शासन अभी तक कई गांवों को पूरी तरह से व्यवस्थापित भी नहीं कर पाया है। रिपोर्ट में ग्रामीणों को मुआवजा बांटने में भी भ्रष्टाचार की बात है। आपको बता दें कि मेधा पाटकर जैसे सामाजिक कार्यकर्ता लंबे समय से नर्मदा बचाओ आंदोलन के बैनर तले बांध की ऊंचाई का विरोध कर रहे हैं। झाबुआ के गांव मानसिया में एक किसान के बेटे ने अपनी प्रतिभा के दम पर सॉफ्टबॉल की राष्ट्रीय टीम में सिलेक्ट होकर एक मिसाल कायम की। मुकेश अब ऑस्ट्रेलिया में होने जा रहे टूर्नामेंट में शामिल होगा। काशी और बनारस के हालातों पर बनी सनी देओल की फिल्म मोहल्ला 80 को लेकर जबलपुर जिला अदालत ने सनी और निर्माता निर्देशक समेत कुल 16 लोगों के खिलाफ समन जारी किया। याचिकाकर्ता के मुताबिक फिल्म में हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया गया है। साथ ही कई जगह अश्लील भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण की फिल्म तमाशा की शूटिंग कोर्सिका में हुई है, लिहाजा फ्रेंच एम्बेसी ने फिल्म मेकर्स को सम्मानित करने का आयोजन किया ताकि कोर्सिका के टूरिज्म को बढ़ावा मिले। लेकिन पेरिस हमले के मद्देनजर एम्बेसी ने कार्यक्रम को रद्द किया। अक्षय कुमार की फिल्म एयरलिफ्ट का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी हुआ है। फिल्म में अक्षय कुमार और निमृत कौर लीड रोल में हैं। फिल्म अगले साल जनवरी में रिलीज होगी। अपनी अगली फिल्म सुल्तान में सलमान खान एक्शन सीक्वेंस खुद ही करेंगे। सीन्स में वह किसी डुप्लीकेट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये बात सलमान ने प्रेम रतन धनपायो की सक्सेस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। नवाजुद्दीन सिद्दीकी सुहेल खान निर्देशित अपनी अगली फिल्म में एक गोल्फर के किरदार में नजर आएंगे। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में वो एक रोमांटिक हीरो के तौर पर दिखेंगे।
भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे डीडीसीए पर दिल्ली सरकार की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीसीसीआई को उसे निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही डीडीसीए को आरटीआई के तहत भी लाया जाना चाहिए। मैच पर केजरीवाल ने साफ कहा है कि ये डीडीसीए और बीसीसीआई को तय करना होगा। वहीं बीसीसीआई सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर ने कहा कि वो कोर्ट के आदेश के मुताबिक फैसला लेंगे। दिल्ली के कोटला में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच टेस्ट मैच होगा या नहीं, अब इस पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आएगा। डीडीसीए यानी कि दिल्ली डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका डालकर दिल्ली में मैच कराने की इजाजत मांगी है। वहीं मैच का विरोध करने वाली एमसीडी को हाईकोर्ट को विस्तृत तरीके से बताना होगा कि क्यों वो मैच कराने के लिए अनुमति नहीं दे रही है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 दिसंबर को चौथा टेस्ट मैच होना है। गौरतलब है कि डीडीसीए पर दक्षिणी दिल्ली नगर निगम का तकरीबन 25 करोड़ का टैक्स बकाया है। नगर निगम ने टैक्स भरने के लिए डीडीसीए को नोटिस दिया हुआ है। वहीं डीडीसीए के उपाध्यक्ष चेतन चौहान ने दिल्ली सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। डीडीसीए का कहना है कि जानबूझकर उनके सामने सरकार और दूसरी एजेंसियां मुश्किलें खड़ी कर रही हैं। पीसीबी और बीसीसीआई के बीच मैच के आयोजन को लेकर चल रही खींचतान में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भी कूद पड़े। अब पाकिस्तान बोर्ड के अधिकारियों के बजाय खुद पीएम नवाज शरीफ आयोजन पर फैसला लेंगे।